आज का पहला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एंड क्लास 12th और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं, है ना। किरचॉफ लॉ से रिलेटेड आज का ये हमारा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और इसमें हमसे क्या पूछा है कि एसी आर्म, आपके पास एसी आर्म दिख रही है, इस आर्म के अंदर कितना करंट फ्लो करना है, मतलब I2 प्लस I1 कितना करंट फ्लो करना है वो निकालना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इस KVL KCL में, काफी आपका हो गया था KVL KCL, ठीक है। तो KVL और KCL की अगर हम बात करें तो इस ब्रांच में मैं मान लेता हूं कि I3 करंट गया, इस ब्रांच में I1 और इस ब्रांच में I2। जैसा कि आप देखते हैं, सबसे पहला हम लगाते हैं जंक्शन रूल, जंक्शन पॉइंट लगाते हैं। जंक्शन पॉइंट कहां पर आ रहा है, ए पॉइंट पर आ रहा है। मान लो करंट यहां दोनों डायरेक्शन से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो I1 और I2 बाहर है और I3 में वो समाया होगा, है ना। I3 I2 प्लस I1 के बराबर है। बात सही आ रही है कि नहीं? इन्होंने हमारी बल्कि हेल्प कर दी I2 प्लस I1 देख, लेकिन इस ब्रांच को मैं I3 मान लेता हूं और वही मुझे निकालना है। अब शुरू करते हैं लूप का खेल, के लूप में हम 3 लूप बन रहे हैं यहां पर, यस नो। इन 3 लूपों को किस प्रकार हम लेंगे? सबसे पहला लूप 1, कौन सा लूप लेना चाहिए बताएंगे? AEFC, है ना, AEF और C और फिर अगेन A। अब देखना इस पूरे पाथ में एक बैटरी लगी हुई है 40 वोल्ट, इधर प्लस और इधर माइनस, तो प्लस से माइनस ऐसी घूमेगी वैल्यूज। तो यहां से प्लस साइड से बैटरी डिपार्ट हो रही है, तो लगा दिया प्लस 40। फिर और आगे चलते गए, अब आ गया रेजिस्टेंस, करंट की डायरेक्शन के अलोंग ही है, तो रेजिस्टेंस की वजह से आ जाएगा माइनस, जो क्या आएगा 40 टाइम्स ऑफ I3। फिर और आगे जाएंगे, फिर एक और आएगा 30, करंट के अलोंग ही है, तो रेजिस्टेंस की वजह से फिर से माइनस आ जाएगा, जो क्या आएगा 30 टाइम्स ऑफ I1 इक्वल टू 0। तो यहां जाएगा 40 माइनस 40 टाइम्स ऑफ I3। I3 की वैल्यू क्या आ जाती है? I1 प्लस I2 माइनस 30 टाइम्स ऑफ I1 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो I1 प्लस I2 की एक फॉर्म निकल कर आ रही होगी आपके सामने, ये सुनो, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 माइनस 40 टाइम्स ऑफ I1 माइनस 40 टाइम्स ऑफ I2 माइनस 30 टाइम्स ऑफ I1 इक्वल टू 0। 40 I1 और 30, ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस 70 टाइम्स ऑफ I1 देन 40 टाइम्स ऑफ I2 इज इक्वल टू 0। ये सारा पोर्शन आप उधर ले जाइए, तो आप देखेंगे 40 इक्वल टू 70 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 40 टाइम्स ऑफ I2, 0 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा। अब इतना कैंसल आउट होने के बाद फिर आप देखेंगे 4 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ I1 एंड 4 टाइम्स ऑफ I2, ये पार्ट हो जाता है। तो ये क्या आएगा? इक्वेशन ए, यस और नो। इक्वेशन ए निकाल दी हमने। अब सेकंड लूप बताना, सेकंड लूप नीचे वाला पार्ट ले सकते हैं जिसमें 2 बैटरी आ रही है। ऐसा इक्वेशन हमने कल भी किया है ना शायद। अगर हम देखें लूप A, C, D, B और A, ये आ गया। अब इस वाले लूप में देख रहे हो 2 बैटरी आ रही है, एक 80 वोल्ट एक 40 वोल्ट। तो कौन सी बड़ी होगी? तो 80 वोल्ट के अकॉर्डिंग इसकी चलेगी, तो प्लस से माइनस की तरफ हम भागेंगे। तो अब इस साइड से पार्ट चल रहा है, तो प्लस साइड से करंट डिपार्ट होगा, तो प्लस 80 लिख दिया। फिर और आगे चलते गए, अभी यहां रेजिस्टेंस आ गया, तो माइनस 20 टाइम्स ऑफ I2 लिख दिया। फिर और आगे चलते गए, तो यहां पे भी प्लस साइड से करंट डिपार्ट होगा, तो यहां पे प्लस 40 लिख दिया। फिर और आगे चलते गए, तो यहां रेजिस्टेंस आ रहा है, तो माइनस 40 टाइम्स ऑफ I3 लिख दिया और लूप यहां पे कंप्लीट होता है, इक्वल टू 0 लिख दिया। अब यहां I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 पुट कर सकते हैं और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। देखना 80 प्लस 40 हाउ मच इट इज? 120। तो यहां आ जाएगा 120 माइनस 20 टाइम्स ऑफ I2 माइनस 40 टाइम्स ऑफ I3 को हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। फिर यहां पर देखेंगे 120 माइनस 20 टाइम्स ऑफ I2 माइनस 40 टाइम्स ऑफ I1 माइनस 40 टाइम्स ऑफ I2 इक्वल टू 0। फिर आप देखेंगे 20 I2 और 40 I2, तो याद आएगा 120 माइनस 60 टाइम्स ऑफ I2 माइनस 40 टाइम्स ऑफ I1 इक्वल टू 0। 120 इक्वल टू 60 टाइम्स ऑफ I2 प्लस 40 टाइम्स ऑफ I1 हो जाएगा। सारे 0 कैंसिल आउट होते हुए नजर आ रहे हैं और 2 की वैल्यू भी कॉमन ले सकते हैं, तो 3 ऑफ I2 और 2 ऑफ I1 इक्वल टू 12 हो जाएगा।
तो 2 6 12 होता है, तो 6 की वैल्यू क्या आ गई, 3 टाइम्स ऑफ I2 एंड 2 टाइम्स ऑफ I1। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन भी, यस और नो। अब क्या हम इसे एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व नहीं कर सकते इन दोनों इक्वेशंस को, है ना? तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो यहां पर अब देखेंगे 7 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ I2 इक्वल टू 4। फिर यहां आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ I1, 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ I2 इज इक्वल टू 6। अब देखना 2 से इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 से इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 7 40 ऑफ I1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ I2। अब तो बस कैलकुलेशन रह गई, जो नोट डाउन करना चाहता है कर सकता है स्टार्ट। 7 2 14 ऑफ I1 प्लस यहां पर आ जाएगा 7 3 21 ऑफ I2 इक्वल टू 7 6 कितना होता है 42, है ना? अब आप लिख सकते हो, बस कैलकुलेशन रह गई है। माइनस 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 कैंसल आउट, ये खत्म हो गया। अब यहां पर देखना 21 और 8 में कितना गैप आता है, 21 एंड 8 में -13 ऑफ I2, और 8 और 42 में कितना गैप आएगा 30। 42 में से 8 गए, हाउ मच इट इज 34, तो यहां आ जाएगा माइनस में 34, माइनस माइनस कैंसल आउट जाएगा, तो I2 की वैल्यू आएगी 34/30 एम्पियर। ऐसे ही मैं समझता हूं I2 की वैल्यू निकलने के बाद आप I1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना? और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो I3 की वैल्यू निकल आएगी, है ना? करेंगे। अब एक नया टॉपिक आ रहा है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये समझना, है ना? बैटरी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी करा होगा या करोगे, 2 पेंसिल के टुकड़े डाल देते थे पानी के अंदर, है ना? और उसके बाद देखते थे कि वो बुलबुले उठते थे, आयंस एक्सचेंज होते थे, है ना? इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस के अंदर भी देखते थे। तो वो सब क्या होता है, उसमें कोई भी एक पार्ट अगर लेते हैं तो हम देखते हैं कि अंदर केमिकल रिएक्शन जो भी बैटरी का हो रहा है, उसके अंदर जो छोटे छोटे पोटेंशियल है उसको ईएमएफ बोल सकते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं बैटरी का छोटा भाई ईएमएफ होता है, यस नो? सो अगर मैं यहां पर देखूं तो एक सेल किस तरीके से अरेंज होगा, कोई एक सेल, कोई भी एक सेल होगा तो उसमें सबसे पहले ईएमएफ, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है, EMF is defined as the maximum potential difference when no current is drawn from the cell। तो EMF को हम इस बैटरी जैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं ये E है और इसी के आगे एक लगता है रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इन दोनों को मिलाकर ही बनता है एक सेल। तो यहां पर हम अगर डेरिवेशन की तरफ चलते हैं तो डेरिवेशन क्या कहती है, तो सबसे पहली डेरिवेशन आज की जो हम करने जा रहे हैं वो है सेल इन सीरीज अरेंजमेंट। सेल इन सीरीज अरेंजमेंट। अगर मैं सेल की बात करूं सीरीज अरेंजमेंट की, देन व्हाट विल हैपन। अगर मैं यहां पर देखूं सीरीज अरेंजमेंट में तो लेट सपोज यहां पर मेरे पास एक तार है और यहां लगा दी मैंने एक बैटरी, और उसके बाद फिर यहां लगाऊंगा फिर से मैं एक इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर यहां पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा लेट सपोज, फिर मैंने एक बैटरी लगा दी, फिर एक इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, फिर एक बैटरी लगा दी। ऐसे करते करते एन सीरीज का अरेंजमेंट मैंने यहां पर कर दिया है। एन सीरीज का अरेंजमेंट हमने यहां पर कर दिया है। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये E1 है, फिर यहां देखें तो E2 है, यहां देखें तो E3 है, यहां देखें तो E4 है, ऐसे E5 है, और ऐसे ही करते करते यहां EN आ जाएगा। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, फिर ये भी R है, अगेन ये भी R है। यहां छोटे छोटे इंटरनल रेजिस्टेंस बनते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि एक EMF और एक इंटरनल रेजिस्टेंस मिलकर एक सेल बनाता है, तो ये पूरा एक कंप्लीट पार्ट सेल कहलाएगा। ऐसे यहां पर ये भी एक सेल बनेगा, ऐसे यहां पर एक और सेल बनेगा। ये बहुत सारे सेल जब सीरीज में आ जाते हैं तो इसे सेल इन सीरीज अरेंजमेंट बोलते हैं, और यहीं से हमारी एक डेरिवेशन तैयार होती है। ये जो बाहर मैंने तार निकाल रखी है इसमें एक और रेजिस्टेंस लगा होता है जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको बिग लेटर ऑफ आर से डिनोट करेंगे। और जो अंदर आप लाल कलर के रेजिस्टेंस देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना? छोटे छोटे रेजिस्टेंस। तो स्मॉल आर को बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो आपके पास बिग आर है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
अब इन दोनों में ही हम कंपैरिजन करेंगे कि किस तरीके से प्रोसीजर आगे फॉलो होगा। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब मुझे बताना, हमने सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हुआ था। अब सीरीज पैरेलल के अनुसार आप देखना टोटल रेजिस्टेंस यहां पे सर्किट में कितने आएंगे, पहले बताओ। आर आर प्लस करते जाएंगे, एन टाइम्स है तो टोटल आर कितने हो गए सीरीज में, टोटल आर सीरीज में कितने हो गए, एन आर। ये सुनो, अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर मैं इसको भी ले लूं साथ में तो इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट एन आर प्लस में बिग आर आ जाएगा कि नहीं। अब देखो वोल्टेज की बात करें तो सीरीज में तो वोल्टेज प्लस होती है, E1 प्लस E2 प्लस E3 इफ ऑल EMF आर आइडेंटिकल, इफ ऑल EMF आर आइडेंटिकल, सब बराबर हैं। तो अब मुझे बताना टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, यहां पर टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी मेरे पास, n टाइम्स ऑफ E हो जाएगी। यस और नो, यस और नो। अब यहां पर एक और बात ध्यान से समझना, अगर V इज इक्वल टू IR करें देन व्हाट विल हैपन, तो V की वैल्यू आ जाएगी E इक्वलेंट, यहां पर आ जाएगा I इनटू में R इक्वलेंट। तो E इक्वलेंट कितना हो जाता है, n टाइम्स ऑफ E, यहां पर आ जाएगा I, और R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, NR प्लस में बिग R। यस और नो। ये पूरा पोर्शन नीचे ले आइए, देखो डेरिवेशन हो चुकी है, NI अपॉन में NR प्लस में यहां क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, करंट I। यस और नो। अब यहां देखना ध्यान से, हाँ अब यहां कंडीशन लगती है, अगर इस करंट को मुझे मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, तो सीरीज अरेंजमेंट में इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, जब ये मिनिमम, जब पैरेलल में ले जाएंगे तो इसे कम कर देंगे। तो अगर मैं I को मैक्सिमम करना चाहता हूं, अगर मैं I को मैक्सिमम करना चाहता हूं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी 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 ग्रेटर देन NR होना चाहिए। तो ये उन मशीनों पे पॉसिबल है जिन मशीनों का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जो हैवी मशीन्स होती है मान लो, है ना, एकदम से उन्हें रेजिस्टेंस चाहिए, जो हीट ज्यादा कर देती हैं, जल्दी कर देती हैं, तो उनमें हम ये अरेंजमेंट लगा सकते हैं। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा होता है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, एनआर को नेग्लेक्ट कर देंगे, एनआर को, छोटे वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, NE अपॉन R। यस और नो, बन गया कि नहीं। तो ये पहला सीरीज अरेंजमेंट हमारे पास आ गया। ऐसे ही आते हैं हम यहां पर पैरेलल अरेंजमेंट की तरफ। तीनों करा देता हूं फिर आराम से लिखना। पैरेलल अरेंजमेंट क्या होता है, पैरेलल अरेंजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास सेल्स इन पैरेलल अरेंजमेंट, सेल इन पैरेलल अरेंजमेंट, इसमें क्या होता है कि यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास एक बैटरी है और यहां इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये हो गया मेरे पास E1 और ये हो गया मेरे पास R1। फिर देखेंगे ये बैटरी है और ये फिर इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहां आ गया R2, ये हो गया फिर E2। फिर एक और लगा देते हैं। पैरेलल में जितने अरेंजमेंट कर पाओ उतने अरेंजमेंट हमें करने होंगे। हम मान लेते हैं ये अरेंजमेंट N सीरीज तक चला गया, ये अरेंजमेंट N अरेंजमेंट तक चला गया, है ना, N अरेंजमेंट यहां पे चले गए। अब यहीं से एक तार निकाल के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो इसके बाहर मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो यहां पर हो गया R, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये सुनो, अब मेरी बात ध्यान से समझना। हमने कितने सेल देखे यहां पर कि एक EMF और एक इंटरनल रेजिस्टेंस को जोड़कर बनता है एक सेल। ये सारे के सारे सेल किस में आ रहे हैं, आपके पैरेलल में आ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, पैरेलल में क्या खास बात होती थी कि पैरेलल अरेंजमेंट में सारे पोटेंशियल बराबर होते थे। क्या होते थे, सारे पोटेंशियल बराबर होते थे। अगर मैं यहां पर देखूं तो E सब में आइडेंटिकल लेते हैं हम लोग, E1 E2 E3 सब आइडेंटिकल है, तो सब बराबर है मान लो। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सबसे पहले तो पैरेलल अरेंजमेंट निकालते हैं। तो 1/R1 1/R2 और सारे रेजिस्टेंस भी आइडेंटिकल हैं, सारे रेजिस्टेंस भी आइडेंटिकल लेंगे और सारे EMF भी आइडेंटिकल लेंगे। तो यहां देखना 1/R1 मतलब 1/R, 1/R2 फिर 1/R3 करते करते कितनी बार आ रहा है, N/R। यही बनेगा कि नहीं, 1 + 1 + 1 N टाइम्स आ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा,
n अपॉन r, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है हमें। तो जैसे रेसिप्रोकल करोगे तो पैरेलल अरेंजमेंट आ गया r अपॉन n। अब अगर आप इक्विवेलेंट लेंगे, ये पूरा सॉल्व होके इतना आया, बाहर भी तो एक r है, अब r इक्विवेलेंट लेंगे तो वो सीरीज अरेंजमेंट बनाएगा। r प्लस n प्लस में कितना आ गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया। अब इतना आने के बाद ओम्स लॉ लगा देंगे, E मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू I इंटू आर इक्वलेंट, यही लगेगा कि नहीं, सिंपल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहां पर E इक्वलेंट कितना है आपके पास, सब में पैरेलल अरेंजमेंट में E सेम हो जाता है, सेम इन पैरेलल अरेंजमेंट, ये तो हम क्लास 10 से पढ़ते हुए आए। तो आप देखेंगे सब में E बराबर आ रहा है, तो यहां आ जाएगा E, यहां आ जाएगा I, यहां आ जाएगा R प्लस N और प्लस में क्या आ जाएगा बिग R, यस और नो। फिर आप देखेंगे E अपॉन में स्मॉल r अपॉन n प्लस में बिग R इक्वल टू में क्या आ जाता है करंट, ये निकल कर आ गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि अगर मैं यहां पे इसको सॉल्व करना चाहूं तो सॉल्व भी कर सकते हैं कि ये आ जाएगा E अपॉन में स्मॉल r प्लस में n r और इनटू में आ जाएगा n। अब एक और चीज समझना कि अगर मैं यहां पर, अच्छा सीरीज अरेंजमेंट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैक्सिमम रखा था या मिनिमम, अभी मैक्सिमम रखा था, पैरेलल में हम उसे कर देंगे तो मिनिमम रेजिस्टेंस की जो भी हमारे पास मशीन्स होंगी या जो भी हमारे पास अप्लायंसेस होंगे उसमें हम क्या लगाएंगे, पैरेलल। कैसे लगाएंगे, करंट को मैक्सिमम करने के लिए। करंट कैसे मैक्सिमम होगा देखते हैं। अगर आप करंट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, करंट को अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप छोटा कर देना चाहिए R अपॉन N से। तो नेग्लेक्ट क्या पार्ट होगा बताओ, नेग्लेक्ट क्या होगा, I इज इक्वल टू E अपॉन R अपॉन N, है ना, बिग R हट जाएगा, तो ये छोटी वैल्यू है हट गई। अब यहां पर देखेंगे जो करंट है मैक्सिमम वो आपके पास निकल कर आएगा NE अपॉन में R, यस और नो। तो हमने पहली डेरिवेशन क्या की, सीरीज अरेंजमेंट को लेके की, सेकंड डेरिवेशन हमने किसकी की, पैरेलल अरेंजमेंट को लेके की। अब एक लास्ट और करें, देखो सबसे पहले मैं दोबारा मतलब याद करने का तरीका, पहले वाले सीरीज में R मैक्सिमम हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दूसरे वाले केस में R मिनिमम हो गया, तीसरे वाले में बराबर कर देंगे। मिक्स सेल कैसे होता है देखो, मिक्स सेल वो भी देखते हैं। मिक्स सेल, तो अब करेंगे हम सेल अरेंजमेंट इन मिक्स्ड पार्ट। तो यहां पर देखें सेल अरेंजमेंट इन मिक्स्ड पैटर्न या मिक्स्ड पार्ट बोल सकते हैं या मिक्स्ड सेल बोल सकते हैं। इसमें हम मान लेते हैं कि आपके पास सर्किट कुछ इस प्रकार बना, ये पहले एक, फिर दो, फिर तीन और फिर चार। अब ये अरेंजमेंट है आपके पास बहुत सारे और ये एन अरेंजमेंट आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। और यहां पर आपके पास है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब यहां ध्यान से देखना कि मान लेते हैं ये एक बैटरी लगाई, फिर यहां पर हमने एक बैटरी लगाई, फिर यहां पर एक बैटरी लगाई, ऐसे बैटरी करती हुई जा रही है एन नंबर ऑफ पार्ट्स में, एन रोज बोल देते हैं इसको। रोज समझते हो ना, 1 2 3 4 जितनी भी रोज आ रही है सेम क्या बोलते हैं, एन रोज। ऐसे यहां पर नीचे बैटरी आ रही होंगी बहुत सारी, तो मतलब सीरीज और पैरेलल इस बार दोनों मिक्स होने वाले हैं। सीरीज एंड पैरेलल इस बार दोनों मिक्स होने वाले हैं। तो ये हमने लगा दी बैटरियां, एन रोज मानिए तो एम कॉलम मान लेना। तो लेट सपोज यहां पर इन सबके अपने अपने इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएंगे, सारे आइडेंटिकल हैं। तो ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ा होगा ना भी अपने 12th में, एम रोज और एन कॉलम आ जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, ये एन रोज है और ये एन कॉलम है नीचे की तरफ, यस नो। तो आप देखेंगे टोटल सेल कितने बने ये बताना। यहां पर आप देख रहे हो कि ये एक सेल बना, एक सेल यहां बना, है ना, ऐसे करते हुए बहुत सारे सेल बनेंगे, एन नंबर ऑफ टाइम्स बन रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो टोटल पार्ट निकल कर आ जाएगा। तो ये बहुत सारे जो सेल का अरेंजमेंट है वो टोटल नंबर ऑफ सेल के आ गए एम इंटू एन।
जिसको बिग लेटर ऑफ एन से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पर सवाल पहला पैदा होता है कि टोटल नंबर ऑफ सेल कितने आएंगे। टोटल नंबर ऑफ सेल ये होगा m इंटू में n। उसके बाद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगाना होगा, वो हम कहां लगाएंगे, यहां पर। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यस और नो? अब उसके बाद देखना आगे कि इसी अरेंजमेंट में अब सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन तो समझ में आ गया। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? आर इक्विवेलेंट पहले सीरीज सॉल्व करते हैं फिर पैरेलल पे चलते हैं। तो देखना यहां पर देखो सीरीज अरेंजमेंट बन रहा है, आर 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 एन टाइम्स आ रहा है। तो यहां कितना हो गया इक्विवेलेंट एन आर। ऐसे नीचे क्या हो जाएगा एन आर, ऐसे नीचे कितना हो जाएगा एन आर। कितनी बार आएगा? एम टाइम आएगा। ये सुनो, तो अगर आप आर इक्विवेलेंट लेते हैं पैरेलल में लगेगा तो 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन में एन आर, फिर आएगा 1 अपॉन में एन आर, फिर आएगा 1 अपॉन में एन आर, करते 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 यहां आगे जाएगा m अपॉन में एन आर। तो देखो आरपी यहां जाएगा एन आर अपॉन में m, निकल आया एन आर अपॉन में m। ये क्या आ गया आपके पास? ये सेल का अरेंजमेंट आया। मतलब इसमें इक्विवेलेंट कितना होता है, लेकिन एक रेजिस्टेंस बाहर भी है। तो अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? आर इक्विवेलेंट निकलेगा जो आपने पैरेलल में लगाया है उसको प्लस आर कर दो। मतलब इसका जो एक रेजिस्टेंस है वो ये है, तो इसको सीरीज में तो लेंगे बिग आर के साथ। तो आरपी की वैल्यू क्या आ गई? एन आर अपॉन में एम, और प्लस में क्या आ जाएगा? बिग आर। तो आर इक्विवेलेंट आपके पास आ गया है एन आर अपॉन एम प्लस में आर। अब ओम्स लॉ लगाने की बारी आ गई। ओम्स लॉ क्या होता है? V मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ, I इंटू आर इक्विवेलेंट होता है। अब मुझे एक बात बताना, यहां पे ईएमएफ कितना आएगा? टोटल ईएमएफ n टाइम्स ऑफ E आएगा कि नहीं? इसका टोटल ईएमएफ क्या आएगा? NE। और पैरेलल अरेंजमेंट में आप देखते हैं कि पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। यस और नो? तो जो पोटेंशियल है मतलब जो ई इक्विवेलेंट है वो कितना रहेगा? n इंटू ई रहेगा। मानते हो कि नहीं? है ना? लास्ट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है पेपर में। तो हमारे पास देखो सबके पोटेंशियल बराबर रहेंगे, जो इस लाइन में पोटेंशियल वही इस लाइन में पोटेंशियल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे पोटेंशियल बराबर होंगे। तो ये आ गया मेरे पास n टाइम्स ऑफ ई। अब इसको यहां पे उठा के रख देंगे, n टाइम्स ऑफ ई I इंटू आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? एन आर अपॉन में m प्लस में बिग आर। आ गया कि नहीं? अब यहां पे करंट की वैल्यू, अब यहां से करंट की वैल्यू सेपरेट कर लो और आंसर आ गया एन ई अपॉन में एन आर अपॉन एम प्लस में बिग आर इक्वल टू में क्या आ जाएगा? I। तो ये आपके पास करंट आ गया। तीनों केसेस में हमने करंट निकाला, और तीनों केसेस के अंदर आप देख रहे होंगे करंट को मैक्सिमम करने की हमारी कोशिश रही है। अगर यहां पर करंट को आपको मैक्सिमम करना है तो आपको अब क्या करना पड़ेगा? जो एन आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट बोलते हैं इसे हम, वो बराबर होना चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट के। तो हम इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस is always equal to external resistance, is always equal to external resistance to opt maximum current। अगर आपको मैक्सिमम करंट लेना है तो अगर हम इन दोनों को बराबर कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? करंट मैक्सिमम आ जाएगा। या तो इसको 2R लिख दो या इसे 2NR अपॉन M लिख दो, है ना? तो लेट सपोज अगर मैं यहां पर NE लेता हूं तो 2NR अपॉन M लिखता हूं और इक्वल टू I लिख देते हैं। तो आप देखेंगे M इंटू N इंटू E अपॉन में क्या आ जाएगा? 2NR इक्वल टू I। मैक्सिमम करंट आ गया। यस और नो? तो ये डेरिवेशन भी हमारी खत्म होती है। अब आप इसे आराम से लिख सकते हैं कि सबसे पहले आता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में देखो सबसे पहले क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं। थ्योरी क्वेश्चन बन चुका है एक बार। तो क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं? सबसे पहली चीज जो डिपेंड करेगी वो होगी सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड, है ना? दूसरी चीज क्या होगी? एरिया ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड, है ना? और तीसरी होगी कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ये आपको तीन चीजें पढ़नी है। यस और नो? अब इतना पढ़ने के बाद देखना, व्हेन द करंट I is passed in the cell अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल बैटरी देन टर्मिनल वोल्टेजेस। देखो इसमें सिंपल से क्या होता है
कि जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, है ना, तब हम माइनस और प्लस दिख रहा है दोनों में आपको। ये जो डिफरेंस है ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कारण होता है। जब कभी भी सर्किट के अंदर डिस्चार्जिंग होगी तो आप नेगेटिव साइन लगाएंगे, डिस्चार्जिंग होगी तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, और जब सर्किट के अंदर आपकी चार्जिंग होगी तो आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो डिस्चार्जिंग होगी तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर हो जाएगा, और चार्जिंग होगी तो V इज इक्वल टू E प्लस में आई आर हो जाएगा। लिखते रहो बस। उसके बाद देखेंगे सेकंड पॉइंट है करंट फ्लो आउट ऑफ द सेल। करंट फ्लो आउट ऑफ द सेल, कहीं भी लिख लो। अगला आता है, यहां पर हम क्या निशानी बनाएंगे, करंट फ्लो इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। फिर तीसरा पॉइंट आता है, इसमें जो एक्सटर्नल पोटेंशियल होगा वो कम होगा ईएमएफ से, यहां ज्यादा होगा टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं इसको हम, या टर्मिनल वोल्टेज। क्वेश्चन में गिवन होगा ये सब, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज है ना, और इसे हम ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन बन जाता है कई बार यहां से। बाकी भी न्यूमेरिकल करेंगे, आगे न्यूमेरिकल आ रहे हैं ना काफी सारे, उसमें और क्लैरिटी आएगी। ये लिख रहा हूं। हाँ, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना। अभी ये सब बताएंगे। टर्मिनल वोल्टेज देखो बेसिकली होता है क्या है कि मान लो एक मग में पानी ले लूंगा, अब इसमें देखना यहां पर आपने इलेक्ट्रोड डाल दिए दो, है ना, यहां से आपने बैटरी वगैरह लगा दी, तार को यहां पर आपने ओपन कर लिया। अब यहां पे जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ये पढ़ा था। लेकिन इस ईएमएफ के थ्रू जो भी यहाँ पे डिवाइस आप एक्सटर्नली लगाएंगे, यहां जो पोटेंशियल होगा उसे टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। करंट लीविंग द सर्किट, करंट लीविंग द सर्किट, तो माइनस का साइन लगाएंगे। फिर इसके बाद आएगा करंट एंटर द सर्किट, बस लास्ट है, करंट एंटर्स द सर्किट, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, करो।